तो दोस्तों एसएससी सीपीओ 2020 के टीयर 1 का जो एग्जाम शेड्यूल्ड है वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है। हाल ही में एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन में ये बात कही है, और क्योंकि इस वक्त एसएससी ने डेट दिया है तो इस डेट को हम लोग श्योर मान के चल सकते हैं कि इसी डेट को एग्जाम होगा। इसके एक्सटेंड होने के चांसेस हैं, लेकिन हम लोग उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अभी से अगर जो जिस वक्त में ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी से 90 दिन का वक्त है, 3 महीने का वक्त है। और 3 महीने का वक्त वो टाइम होता है जो मिनिमम टाइम है किसी भी एग्जाम के लिए। आपको मिनिमम इतना टाइम चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए। इससे कम वक्त में प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। अगर इससे कम वक्त में भी आपको एग्जाम निकाले तो मतलब कि आप पहले से ही प्रिपरेशन कर रहे थे, पहले से ही आप काफ़ी हद तक तैयार थे इस एग्जाम के लिए। तो 3 महीने का वक्त है। इस 3 महीने आपको क्या क्या कैसे करना है, इस सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ये 2 पार्ट में ये वीडियो आएगी। इस वीडियो में मैं आपको समराइज करूंगा पूरे सीपीओ के बारे में, प्रोसेस के बारे में, मटेरियल्स के बारे में, एग्जाम के बारे में, सब कुछ। और दूसरी जो वीडियो आएगी उसमें मैं मटेरियलिस्टिक वो चीज़ें बताऊंगा, इसमें वो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बहुत डिटेल में माइनर बातें सब कुछ वहां पे होंगी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों एसएससी सीपीओ के थ्रू 3 मेजर पोस्ट पे रिक्रूटमेंट होती है। सबसे पहला सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ सेंट्रल एक्शन पुलिस फोर्स, सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मेल और फीमेल, और सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। अब इन तीनों में से दोस्तों जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ तो 40 to 50% जो एप्लीकेंट्स होते हैं वो इसी पोस्ट को देख के एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरते हैं। तकरीबन अगर मैं सीट्स की बात करूं, जो वैकेंसीज आती हैं हर साल, वो तकरीबन 1700 से 1800 के आसपास वैकेंसीज आती हैं। मिनिमम 1700 है, इसके पहले 1900 भी आई है, 2100-2200 तक भी वैकेंसीज गई हैं। तो वैकेंसीज काफ़ी अच्छी है। उस हिसाब से जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है जितना कि एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल या एमटीएस वगैरह में होता है। उसके हिसाब से इसमें कंपटीशन कम है। कंपटीशन कम क्यों है, क्या क्या है, आगे बात करते हैं। अब तीनों पोस्ट का मैं एक ओवरऑल ब्यौरा देता हूँ। जैसे कि सीएपीएफ जो है, सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ, उसमें एक तरह से आप ये सोच लीजिए सेंट्रल एक्शन पुलिस फोर्स, मतलब कि आपको जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो टेम्परेरी पीरियड के लिए कहीं भी डिप्लॉय कर सकती है अपने ज़रूरत के हिसाब से। ये एक बेसिक बात मैं बता रहा हूँ आपको सिर्फ एक लाइन में। सीआईएसएफ जो है उसमें जो आप बड़े बड़े इसकी मेट्रो में देखते हैं, एयरपोर्ट में देखते हैं, और भी जितने पब्लिक ऑफिस हैं या फिर प्राइवेट ऑफिस में भी कई बार जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो पर्सनल होते हैं वहां पे खड़े, वो ये सीआईएसएफ के जवान होते हैं। आप देखे भी होंगे यहाँ पे सीआईएसएफ वगैरह लिखा हुआ रहता है उनको। अब जो तीसरी पोस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो इसके बारे में मुझे कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सोच सकते हो कि दिल्ली जो कि भारत का कैपिटल है, वहाँ आप सब इंस्पेक्टर आप अगर ज्वाइन करो वहाँ पे, और तो मतलब ऑब्वियसली अपने आप में एक प्राउड वाली बात आती है, और उसमें आपको अथॉरिटी भी मिलती है, पावर भी मिलता है। हालांकि ड्यूटी भी रहती है, लेकिन एक अथॉरिटी आप जमा सकते हैं अपने जुरिस्डिक्शन में। आपको वहाँ इंडिपेंडेंस भी मिलती है, प्लस वहाँ पे इनकम तो कुछ कहने की बात नहीं है। वो तो खैर अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, अपनी अपनी नीयत होती है कमाने की नहीं कमाने की, वो तो अलग चीज़ है। लेकिन ऑब्वियसली और कई सारी इसमें ऐसी बातें हैं इस पोस्ट में जो कि इसको बहुत ज़्यादा कोवेटेड बनाती हैं। इसलिए बहुत लोग सिर्फ इसी पोस्ट को देख के एसएससी सीपीओ का फॉर्म भरते हैं। अगर ये उनको लगता है कि ये पोस्ट मुझे नहीं मिलेगा, फिर तो आगे के प्रोसेस में वो जानना पसंद ही नहीं करते। अच्छी बात यह भी है दोस्तों कि इसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, हर किसी में नहीं। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस है उसमें आप एज अ फीमेल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और तो लेकिन एक चीज़ अब ये बात आती है कि आखिर इसमें कंपटीशन कम क्यों है, लोग इसमें कम क्यों जाना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली दोस्तों जो भी तीनों पोस्ट का मैंने जिक्र किया, ये तीनों एक तरह से डिफेंस वाली एक पोस्ट है। आपको एज अ सिक्योरिटी आप डिप्लॉयमेंट के तहत आपको नौकरी दी जाएगी, आपके हाथ में गन होगी, आपको ड्यूटी देनी होती है। तो ये बहुत लोगों के चॉइस और प्रायोरिटी पे डिपेंड करता है कि उनको इस तरह की जॉब चाहिए कि नहीं। प्लस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, तो आपको ये बता दूं कि सिर्फ पढ़ने से ये नहीं होता है। इसमें पढ़ाई के साथ साथ आपकी फिजिकल और मेडिकल एबिलिटीज़ भी आपकी चेक की जाती है कि मेडिकली आप फिट हो कि नहीं, फिजिकली आप फिट हो कि नहीं। तो जितना कंट्रीब्यूशन इसमें आपके पढ़ाई लिखाई का है, उतना ही कंट्रीब्यूशन आपके फिजिकल और मेडिकल लेवल का भी है। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं वो इसका फॉर्म नहीं भरते, और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी जो बहुत ज़्यादा फिजिकली मेडिकली बहुत फिट है, बहुत उन्हें खेल कूद में लगता है, बहुत अच्छी उनकी बॉडी है, लेकिन स्टिल वो नहीं जाना चाहते क्योंकि पढ़ाई का भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो वैसे बच्चे जो दोनों में जिनका इंटरेस्ट है, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा जॉब है। और इसीलिए इसकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी कम रह जाती है, क्योंकि इसमें बैलेंस्ड बच्चे ही आते हैं। एग्जाम प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका होता है टीयर 1।
टीयर 1 जो कि शेड्यूल है अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, उसमें आपको 4 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, मैथ्स। 50-50 नंबर के 50-50 क्वेश्चन, तो 200 क्वेश्चन हो गए 200 नंबर के। उसके बाद आपका होता है टीयर 2 जो कि आपका होता है, जो कि टीयर 2 नहीं बोलेंगे, उसको फिजिकल टेस्ट ही बोलते हैं, फिजिकल और मेडिकल टेस्ट। उसके बाद आपका होता है टीयर 2 जिसमें सिर्फ आपको 200 मार्क्स का इंग्लिश पूछा जाता है, यानी कि 400 नंबर का आपका रिटन एग्जाम हो गया, और उसके बाद वो फिजिकल और मेडिकल जो है वो अलग से। तो टीयर 1 अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, फिजिकल और मेडिकल अगर आपने क्वालिफाई कर लिया उसके बाद आप टीयर 2 देने के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होती है। अगर आप फिजिकल आपने क्वालिफाई नहीं कर पाया तो आपको वहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मैंने कहा कि इसमें पढ़ाई लिखाई और खेल कूद, आपकी फिटनेस, दोनों का इक्वल रोल है। तो दोस्तों इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है, और ऑब्वियसली बहुत सारे फॉर्म भरे जाएंगे इस लॉकडाउन के पीरियड में। पहली वैकेंसी ये आएगी, पहला कोई ऑनलाइन फॉर्म आएगा एसएससी की तरफ से, तो ऑब्वियसली काफ़ी सारे फॉर्म यहाँ पे जाएंगे। तो मैंने आपको पहले कहा कि कंपटीशन जो सीपीओ में है वो बाकी एसएससी के बाकी एग्जाम से थोड़ा कम है। तो आखिर यहाँ पे कम है तो क्या सब कुछ यहाँ पे आसान है? क्या यहाँ पे जो पढ़ाई वो भी काफ़ी आसान है? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। बाकी एसएससी एग्जाम्स के लिए आप जितना प्रिपेयर करते हो उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा ही कहिए आपको इसके लिए प्रिपेयर करना पड़ता है। जो एसएससी सीपीओ के टीयर 1 के क्वेश्चंस का जो लेवल होता है वो एसएससी सीजीएल टीयर 1, एसएससी सीएचएसएल टीयर 1, एसएससी एमटीएस टीयर 1, एसएससी स्टेनोग्राफर टीयर 1, इन सब के बराबर या कहीं ना कहीं तो मैंने देखा है इससे ज़्यादा भी होता है। तो आपको पढ़ाई भी काफ़ी अच्छे से करनी है। ऐसा नहीं है कि आपको पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी है, बस आपका काम किसी तरह चल जाएगा थोड़ा बहुत पढ़ के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। टीयर 1 में आपको 400 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, लेकिन टीयर 2 जो होता है उसमें सिर्फ आपको इंग्लिश पूछी जाती है 200 मार्क्स की। मतलब कि आपको इंग्लिश पे एक पकड़ बनानी है। अगर आपकी पहले से बनी हुई है फिर तो आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा रास्ता, अगर आप फिजिकली थोड़े फिट हो तो। लेकिन अगर नहीं है और आपको बनानी है तो आपको एक टाइम लग सकता है। ये 3 महीने आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। कैसे करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जितने भी एसएससी के एग्जाम्स होते हैं उनकी एक अच्छी बात कह लीजिए या बुरी बात कह लीजिए कि उनके क्वेश्चंस आपस में एक्सचेंज होते हैं। मतलब कि 2016 का सीएचएसएल क्वेश्चन 2017 के सीजीएल में आ गया, 2017 के सीजीएल क्वेश्चन 2015 के सीपीओ में आया हुआ था, 2018 का सीजीएल क्वेश्चन 2014 के एमटीएस में आया हुआ था। तो इस तरह से चीज़ें चलती हैं। तो अगर आपको एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर करना है तो डेफिनेटली आपको एसएससी के बाकी एग्जाम से क्वेश्चन को भी कवर करना पड़ेगा एसएससी सीपीओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। यानी कि अगर आप एसएससी सीजीएल 2020 के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपको कम से कम पिछले 5 साल के एसएससी सीपीओ, एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, इन सब के क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं अच्छे से। 5 साल के मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी वक्त सिर्फ 3 महीने हैं, और वैसे बच्चे जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा कुछ करना पॉसिबल नहीं है। तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे बोल रहा हूं कि सबसे पहले जो लेटेस्ट 5 साल के क्वेश्चन है सिर्फ उसी को कीजिए। अगर आप हर दिन 4 से 5 घंटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से आप 3 महीने में 3 बार कंप्लीट कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को। 1000 से 1200 क्वेश्चंस हैं, उसको 3 बार आपको बनाना है मिनिमम। क्योंकि एसएससी में क्या होता है कि अगर आपको 100 क्वेश्चंस हैं उसमें से 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड होते हैं। 20 क्वेश्चन जो नए होते हैं वो भी नए के नाम पे फॉर्मेलिटी होती है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन जेन्युइनली नए होते हैं। तो आपको सारा आपका जो फोकस है, मैक्सिमम फोकस आपको प्रीवियस ईयर पे देना होता है, प्रैक्टिस पे देना होता है, क्योंकि उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं। और बाकी आप चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो अगर आपको उस लेवल का रैंक हासिल करना है तो। दोस्तों 400 नंबर का पूरा रिटन एग्जाम है। टीयर 1 200 का, टीयर 2 200 का, 400 में से 50 नंबर का आता है जीके, 50 नंबर का आता है रीजनिंग, 50 नंबर का आता है इंग्लिश, और 50 नंबर का आता है मैथ्स, और फिर 200 नंबर का इंग्लिश। यानी कि इंग्लिश हो गया 400 में से 250 नंबर का। तो दोस्तों आपको ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सब्जेक्ट्स आपको ज़्यादा पढ़ना है। ऑब्वियसली आपको इंग्लिश सबसे ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि सिर्फ इंग्लिश के बदौलत पे भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। भले ही लो रैंक आए, लेकिन सिर्फ इंग्लिश ही ऐसा चीज़ है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवा देगा। तो इसलिए कि मैंने बहुत बच्चों को मैं ये देखता हूँ कि एसएससी सीपीओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट मैथ्स को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सर मैथ्स में बहुत ज़्यादा टफ लगता है, हमारा एग्जाम नहीं क्लियर होगा, बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो दोस्तों जो टाइम उस परेशानी में आप बिता रहे हो, वो टाइम अगर आप इंग्लिश पे ध्यान दे दो, इंग्लिश आप बहुत ज़्यादा अपना स्ट्रॉन्ग कर लो, उस पर बहुत ज़्यादा अपना कमांड बढ़ा लो, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। जो मैथ्स में आपकी जो कमी है थोड़ी बहुत, वो आपकी भरपाई आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। दोस्तों प्रैक्टिस सोर्स तो मैंने आपको बता दिया कि पिछले 5 साल के आपको सारे एसएससी के क्वेश्चंस करने हैं।
लेकिन अब आपको ये सवाल में ये सवाल आएगा कि यार प्रैक्टिस तो हम लोग तब करेंगे ना जब कुछ चीज़ें हमें पता होंगी, क्वेश्चन सॉल्व करने में आएगा तब तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। तो वो चीज़ें कहाँ से सीखें? तो दोस्तों यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे एजुकेटर्स हैं जिन्होंने फ्री में काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स उन्होंने पढ़ा रखे हैं। आपको बस ये सर्च करना है मैथ्स फॉर एसएससी सीपीओ, इंग्लिश फॉर एसएससी सीपीओ, जीके फॉर एसएससी सीपीओ, रीजनिंग फॉर एसएससी सीपीओ, इस तरह से आपको सर्च करना है और आपको कई सारे काफ़ी अच्छे अच्छे लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसमें से जिसकी ट्यूनिंग आपसे बैठती हो, आपका जिसका आवाज़ आपको जचता हो, जिसका पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता हो, हैं सारे अच्छे। मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता कि ये अच्छा है ये बुरा है, नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है। जो इसको मैं बताऊंगा वो शायद आपके लिए अच्छा ना हो, ये बिल्कुल पॉसिबल है। तो इसीलिए जिस पे भी आपको भरोसा हो, जिसका भी आपको अच्छा लगे, उसका आप एक कोर्स परमानेंट को देख लो कि आप उसने सारा कुछ पढ़ा रखा है, मैथ्स इंग्लिश पूरा पढ़ा रखा है, बस उसके बाद वो आपका स्टडी सोर्स हो गया। और प्रैक्टिस सोर्स लास्ट 5 साल के आपके क्वेश्चंस है, उससे पीछे आपको नहीं जाना है। 3 महीने का वक्त है, सब कुछ आप नहीं कवर कर पाओगे। अगर आप उससे पीछे जाओगे तो फिर आप 3 बार कंप्लीट नहीं कर पाओगे, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। एसएससी के किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रैक्टिस से भी ज़्यादा रिविजन। एक क्वेश्चन मैंने कहा 3 बार खत्म करना है, ये मजाक नहीं कर रहा है, 3 बार करना ही करना है। और यहाँ पे कोई नया चीज़ पढ़ के आपको नहीं पढ़ना है, आपको नया चीज़ पढ़ के अपना ज्ञान नहीं बढ़ाना है, कोई तीर नहीं मारना है आपको। टीयर 1 में 50 नंबर का मैथ्स है, आपको वहाँ पे फॉर्मेलिटी निभानी है, इमोशनल होकर पढ़ाई नहीं करनी है। प्रैक्टिकल होइए, सही सोचिए क्या आपके लिए सही है और क्या गलत। इसका अंदाज़ा अगर आपको होगा तभी आप ये एग्जाम अच्छे से क्रैक कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इंग्लिश 400 में से 250 मार्क्स के आती है, तो इंग्लिश के लिए कुछ अलग से प्लान भी होना चाहिए, बिल्कुल। तो दोस्तों एसएससी के जो एसएससी सीपीओ की जो इंग्लिश करना है आपको, वो पिछले 5 साल करो, ठीक है। आप एक बुक रखो, जो केडी कैंपस की एक नीतू मैम की बुक आती है इंग्लिश की, वो आप सर्च कर लेना, वो ले लो। और पिछले 5 साल के करने हैं आपको सारे क्वेश्चंस, लेकिन वोकैब जो सेक्शन करना है वो आपको पिछले 20 साल का करना है। ये बाकी जो चीज़ें बताया, जो पैसेज मैंने बताया, पैसेज आते होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, एरर होते हैं, ये सब पिछले 5 साल के ही करो सारे क्वेश्चन। लेकिन जो वोकैब है वो पिछले आपको 20 साल के करने हैं, अगर आप अच्छा करना चाहते हो इंग्लिश में तो। क्योंकि 5 साल कर इंग्लिश का वोकैब 5 साल का करने में कुछ नहीं है, वो हर कोई कर लेगा अच्छे से। लेकिन यहाँ पे अगर आपको दूसरों से एज लेना है, बढ़त लेनी है, आगे बढ़ना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू पुश योर लिमिट्स। इसके अलावा डेफिनेटली न्यूज़पेपर रीडिंग होती है। वो तो न्यूज़पेपर रीडिंग तो एक ऐसी चीज़ है जिसको इस अंत नहीं है, वो समंदर है। उसमें आप जितना ज़्यादा जाओगे उतना ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, उतना ज़्यादा आप इंप्रूव करोगे। और डेफिनेटली अगर आप दूसरों से हर चीज़ में एज लेना चाहते हो तो वो न्यूज़पेपर ही आपको करके देगा। कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर हर कोई कर लेगा, चाहे वो 15 साल का हो, 25 साल का हो, 20 साल का हो, वो हर कोई कर लेता है। लेकिन न्यूज़पेपर डेली रेगुलर वे में रीडिंग करना वो सबके बस की बात नहीं होती, सब बोर होकर छोड़ देते हैं। 98% बच्चे बोर होकर छोड़ देते हैं। लेकिन जो 2% करते हैं लास्ट तक, वही इंग्लिश में टॉपर होते हैं। 190 आउट ऑफ 200 190 प्लस स्कोर करते हैं, 192 193 तक स्कोर करते हैं। वही कर सकते हैं जो इंग्लिश पेपर या फिर इंग्लिश रीडिंग उनकी हैबिट हो। दोस्तों रीजनिंग के लिए जो मैंने पिछले 5 साल के क्वेश्चन आपको बताया, वही आपको सिर्फ उतना ही करना है। और वही आपको यूट्यूब पे एजुकेटर सर्च करना है, अनअकैडमी वगैरह प्लेटफॉर्म, फ्री प्लेटफॉर्म है, वहाँ भी आपको कई सारे वीडियोज़ वगैरह टॉपिक वाइज वीडियोज़ मिल जाते हैं। तो रीजनिंग के लिए इतना ही। अब लास्ट में बात आती है जीके की। तो जीके दोस्तों आपके प्रायोरिटी बेसिस पे है। जीके अगर आपको पढ़ने में मन लगता है तो आप थोड़ा बहुत पढ़ते रहिए। अगर आपको नहीं मन लगता है तो भी आपको पढ़ना है। लेकिन दोनों, चाहे आपको मन लगे फिर भी आपको इतना ही पढ़ना है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है तो भी आपको इतना ही पढ़ना है। किसी के लिए कम नहीं होती है प्रायोरिटी, क्योंकि जीके का रोल काफ़ी कम है। 3 महीने का वक्त है। अगर आप जीके में बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ाना चाहोगे तो आपके ओवरऑल मार्क्स कम हो जाएंगे, क्योंकि जीके जो होता है वो थोड़ा सा इमोशनल और इगोइस्टिक सब्जेक्ट होता है। आपको बड़ा मन लगेगा पढ़ते पढ़ते, मतलब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आएगा कि और पढ़ें पढ़ते रहे। बट उससे जो प्रोडक्टिविटी है, जो कंटेंट से मार्क्स का जो रेशियो होता है वो बहुत कम होता है। मैथ्स में आप कम पढ़ के भी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, लेकिन जीके में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ के भी कम ही स्कोर आता है। तो एक बैलेंस लेके चलना है कि जितना आपको लगे हाँ इतना ही मुझे पढ़ना है जीके, मेरा टाइम है बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ने का, सारे सब्जेक्ट्स को आपको इक्वल टाइम देना है, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का रोल टीयर 1 में बराबर है। और इंग्लिश को थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटेंशन देना ही देना है। दोस्तों एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर आप एसएससी सीपीओ के लिए तैयारी कर रहे हो तो इसका जो मेडिकल और फिजिकल जो मैंने बताया टीयर 1 के बाद होता है, वो अच्छे लेवल का होता है, थोड़ा टफ लेवल का होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अभी से ही आप ये आदत डेवलप करें कि हर दिन 1 घंटा आप स्पोर्ट्स के लिए निकालें, चाहे उसमें आप रनिंग करें या कोई स्पोर्ट्स खेलें रेगुलरली। ऐसा नहीं, स्पोर्ट्स में इसलिए कह रहा हूँ कि आप दौड़ने में शायद आपको रेगुलरली आप ना मेंटेन कर पाओ, बोर हो जाओ आप, लेकिन कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो आप रेगुलरली
उसमें इंटरेस्टेड रहते हो तो आपका जो फिटनेस लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इसलिए अभी से ही हर दिन एक घंटा टाइम निकालो, फिर जब फिजिकल क्लोज आएगा, जब टियर 1 आप क्वालिफाई कर जाओगे, उसके बाद अपना जो ये जो रूटीन है इसको 2 घंटा या 3 घंटा भी करना, उसको बढ़ाना बाद में। लेकिन अभी से ही अगर इसको आप बढ़ा के रखोगे तो एक रिदम आपका बना हुआ रहेगा, जो कि सबसे मैंने कहा कि जब इक्वल इंपॉर्टेंस है पढ़ाई की भी इसकी भी, तो इसको भी साथ साथ लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब दोस्तों लास्ट में एक क्वेश्चन आता है कि सर क्या ये सब बातें जो आपने बताई, क्या ये पढ़ के हम लोग SSC CPO का एग्जाम टॉप कर जाएंगे और हमें सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस मिल जाएगा, हम लोग ज्वाइन करेंगे, आसानी से मस्ती से रहेंगे? तो दोस्तों ऐसा कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता। और हाँ, अगर आपको टॉप करना है तो आपको एफर्ट जो है वो एक्स्ट्रा लगाने होते हैं। अगर इस वीडियो को 10,000 लोग देख रहे हैं तो वो 10,000 लोग अगर इतना एफर्ट लगाएंगे तो 10,000 के 10,000 तो टॉप कर नहीं सकते। टॉप वही करेगा जिसमें कुछ स्पेशल टैलेंट है या स्पेशल एफर्ट उसने लगाया है, अलग एफर्ट कुछ लगाया है। तो जो मैंने बताया है इतना आपको करना ही करना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। तो अगर आपको टॉप करना है फिर उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। फिर मैथ्स भी आप पूरा पढ़ो, इंग्लिश भी आप पूरा पढ़ो, इंग्लिश जीके तक आप पूरा रटते जाओ, ल्यूसेंट वगैरह को। अब बाकी एक और वीडियो बनाऊंगा, इसमें सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ बताऊंगा, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस बुक से कितना पढ़ना है, तो और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी उस वीडियो में। वो नोटिफिकेशन आने के बाद होगा, जब CPO का नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद वो वीडियो बनाऊंगा। तो इसलिए उसकी कोई लिमिट नहीं होती कि आपको टॉप करना है उसके लिए कितना पढ़ना है। उसकी वो आप मतलब बस ढूंढते जाए, आपको मिलता जाएगा, आपको पढ़ते जाना है, उसकी कोई अंत नहीं होती। और कभी भी कोई भी बंदा जो टॉप करता भी है वो भी कभी टॉप करने की इरादे से नहीं पढ़ता है। वो बस ये सोचता है मुझे अच्छा रैंक लाना है, अच्छा मार्क्स लाना है, उस हिसाब से मुझे तैयारी करनी है। ज़रा पूछो किसी को ऐसा लगता है कि मैं टॉप करूंगा? जिसने टॉप किया है SSC CPO का एग्जाम, SSC CGL का एग्जाम, SSC CHSL का एग्जाम, वो टियर 1 के बाद उसके मन में कहीं ना कहीं ये डाउट था कि यार मेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं, उसके मन में ये डाउट था टियर 1 के बाद। अब वो कर गया टॉप, तो वो किस्मत की बात होती है कुछ हद तक, और आपके टैलेंट और स्पेशल एफर्ट की बात होती है। आपको जो सही लगता है वो आप पढ़ सकते हो, बट जो मैंने बताया इतना आपको करना ही करना है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर जो मैंने कहा है, जितना बार मैंने 3 बार कहा है, जितना अगर वो पूरा आपने तीनों बार किया तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन तो होगा ही होगा, चाहे आपका लेवल जो भी हो। यहाँ पे एक एजुकेटर जो मैंने बोला कि जो स्टडी कंटेंट जो है ढूंढने का, वो आपके लिए क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है कि क्या आपको यूट्यूब पे वो मिलेगा कि नहीं, या अकेडमी अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म मिलेगा कि नहीं। तो वो भी कहीं ना कहीं किस्मत की है। हो सकता है कि आपके लिए जो बेस्ट था आपके हाथ पे वो आया ही नहीं, आपने उसके वीडियोस पे क्लिक किया ही नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं किस्मत की बात होती है। लेकिन दोस्तों मैक्सिमम चीज़ आपके हाथ में है, आपके एफर्ट्स पे है। और अच्छी बात यह है कि आजकल SSC का ऐसा पैटर्न बनता जा रहा है कि वो एजुकेटर्स पे जो डिपेंडेंसी होती थी स्टूडेंट्स की, वो खत्म करता जा रहा है। तो अब मैक्सिमम चीज़ें आपके एफर्ट, आपके टैलेंट पे ही है, बाकी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। अच्छे से दम लगा के पढ़ाई करो, क्योंकि आप बहुत लकी हो, क्योंकि आपका एग्जाम हो रहा है, आपकी वैकेंसीज आ रही हैं, आपकी ज्वाइनिंग होगी। आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा सिनेरियो बदलने वाला है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में SSC CPO के बारे में। एक वीडियो और मैं बनाऊंगा जब SSC CPO 2020 का नोटिफिकेशन आएगा, उसमें मैं बाकी सारी बातें कवर करूंगा, क्या आपको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें उसमें होगी। तो बस मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।